हेलो दोस्तों। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा फ्रिक्शन। ये टॉपिक जो है, ये पार्ट जो है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है। लेकिन अगर इसको हम अलग से पढ़ें तो हम इसको बेहतर से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपने बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे और समझेंगे कि फ्रिक्शन आखिर है क्या, किस तरीके से फ्रिक्शन का यूज़ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सबसे पहले फ्रिक्शन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम मतलब हम मूव करना चाहते हैं, हम चलना चाहते हैं, तो जो सड़क है वो फ्रिक्शनल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो चिकनी हो जाएगी, अगर वो सड़क चिकनी हो जाएगी तो चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फ्रिक्शन ज़रूरी है वहाँ पर कि हम अच्छे से मूव कर सकें। एक तो ये बात हो गई। आपने देखा होगा कि अगर हम माचिस की तीली मतलब ऐसे रगड़ते हैं तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, तभी माचिस की तीली जलती है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप बेहतर देख सकते हैं कि अगर हम पेन और कॉपी का ले लें एग्जांपल, तो जब हम पेन से कॉपी के ऊपर लिखते हैं तो जो हमारी कॉपी होती है, अगर वो फ्रिक्शनल हुआ, अगर वो फ्रिक्शन हुआ तो हम आसानी से उसके ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन अगर फ्रिक्शनल नहीं हुआ, स्मूथ हुआ, तो लिखना बहुत ही टफ हो जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ पाए कि अगर माचिस की तीली जलानी हो तो भी उसका फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, वहाँ पे फ्रिक्शन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर हम मूव कर रहे हैं रोड पे तो उसका भी फ्रिक्शन होना, मतलब रोड का भी फ्रिक्शनल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो और अगर पेन से हम कॉपी पे लिख रहे हैं तो कॉपी का भी फ्रिक्शनल होना ज़रूरी है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे कि हम फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत किस तरीके से पड़ती है। तो ये एक हमारा एक तरीके से मानिए कि जानने वाला पोर्शन था, लेकिन ये मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल पोर्शन की। अच्छा, उसके पहले एक और समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन के लाभ तो हम देख चुके, फ्रिक्शन की हानि क्या होती है, फ्रिक्शन से हानि क्या होती है। तो देखिए, फ्रिक्शन से हानि ये होती है कि जो फैक्ट्रियों में मशीन वगैरह लगी होती है, उसके नट बोल्ट जो होते हैं ना, वो फ्रिक्शन के कारण घिस जाते हैं। तो मशीनों के बहुत सारे पार्ट्स भी ऐसे होते हैं जो फ्रिक्शन के कारण घिस जाते हैं, तो हमें तेल वगैरह डाल के वहाँ पे उसके फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आप कैंची की बात करें तो कैंची में आप देखते हैं कि जैसे आप ऐसे मतलब कि नट यहाँ लगा होता है, ठीक है, नट बोल्ट लगा होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ तो उसका कैंची का चलना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे हम ऑयल वगैरह डाल के उसको थोड़ा स्मूथ बनाते हैं, मतलब उसके फ्रिक्शन को थोड़ा कम करते हैं ताकि कैंची आसानी से चल सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ हमने आपको बताई जो आप पिछली क्लासों में भी आप जान चुके हैं। हमें यहाँ पे क्या जानना है, हमें यहाँ पे जानना है मैथमेटिकल पोर्शन, और इसकी मतलब बातों को समझना है कि अगर फ्रिक्शन का यूज़ हमें करना है तो हम अपने चैप्टर में किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें अपने को सीखनी है। तो देखिए, अगर हम एक बात समझें कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जो फ्रिक्स नॉर्मल की बात कर रहे हैं अभी, तो हम ये बोलेंगे कि अपोजेज रिलेटिव मोशन, अपोजेज रिलेटिव मोशन। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये हमेशा, ये तभी प्रोड्यूस होता है, मतलब फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होता है जहाँ पर रिलेटिव मोशन उपस्थित होता है। ये बात समझ में आई? चलिए थोड़ा और चीज़ों को समझे। तो जैसे मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है और ये आपका रफ सरफेस है। तो आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो ये कुछ दूर चलेगा और कुछ दूर जाने के बाद ये फिर से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ये रुक जाता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि ये रुक गया। ठीक है, ऐसा क्या हो गया कि ये रुक गया। तो ज़रा इसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखते हैं कि आखिर ये रुकता है तो किस तरीके से रुकता है। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर हम ऊपर वाले सरफेस की बात करें तो एक्चुअल में जब आप माइक्रोस्कोप वगैरह के थ्रू देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाली सरफेस होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है। नीचे वाली सरफेस जो होती है वो इस तरीके से होती है, जिसको हम अपनी नेक्ड आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और जिस सरफेस के ऊपर रखी पड़ी है
वो भी कुछ इसी तरीके की होती है, वो सरफेस भी इसी तरीके की होती है। लेकिन जब आप इसको इसके ऊपर धक्का देते हैं ना, तो क्या होता है यहाँ से कि ये जो बॉडी है, बॉडी के बीच में कुछ देर बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते हैं, जैसे ये हो गया। तो अब मान लीजिए कि ये इसका था ब्लॉक का, तो जो सरफेस का है, सरफेस भी तो इस तरीके से है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इस तरीके से कैच कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे में इस तरीके से फंस जाते हैं, इसलिए ये ब्लॉक कुछ देर बाद जाके रुक जाता है। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक सी बात थी जो आपने देखा है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो आखिर है क्या। तो इसके पहले थोड़ी सी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको और समझ लेते हैं अपन। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको जैसे हम दिखा रहे हैं आप वैसे ही अभी देखिए, ठीक है, जैसे हम दिखा रहे हैं अभी आप वैसे देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ही कर लेते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम FC नाम दे देते हैं। ठीक है, हम इसको बोल देते हैं कि तुम क्या हो, कांटेक्ट फोर्स हो। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, ज़रा इसको आसानी मतलब आराम से समझिएगा। ठीक है, इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, इसके कंपोनेंट करते हैं। दरअसल एक ऐसे रहेगा, आपको ये कुछ ऐसे दिया होगा, और ये एंगल अपन सपोज कर लेते हैं फाई है। एंगल कितना है, फाई है। तो आपने देखा होगा, इसको पीछे भी हमने देखा है कि इसके दो कंपोनेंट करते हैं। अगर ये किसी एंगल पे है तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया, दूसरा खुद ये कंपोनेंट ये हो गया। ठीक है, तो जो ये कंपोनेंट होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कंपोनेंट होता है, इसको N नाम दिया जाता है। N फॉर नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, N। अभी इसका कंपोनेंट मत करिए, अभी बस ये समझिए कि इसके दो कंपोनेंट, जो कांटेक्ट फोर्स है इसके दो कंपोनेंट, एक ये है दूसरा ये है। इसको नाम दे देंगे अपन नॉर्मल फोर्स। क्या दे देंगे, नॉर्मल फोर्स। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। इसकी बात करें तो इसको हम बोल देते हैं FS, यानी कि यही है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स एंड पैरेलल टू दिस सरफेस, एंड पैरेलल टू दिस सरफेस। तो आप कांटेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स which is parallel to the surface, which is parallel to the surface। मतलब सरफेस के क्या होनी चाहिए, ये पैरेलल होनी चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये होता है। तो ये हम समझ गए कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर लगेगा, ये लगेगा आपके ये जो सरफेस है, सरफेस के पैरेलल ही लगेगा। अब किधर लगेगा ये थोड़ी देर बाद की चर्चा है। ठीक है, जस्ट इसको समझिए कि ये कांटेक्ट फोर्स था, कांटेक्ट फोर्स से एक कंपोनेंट ये आया। अभी हम इसका कंपोनेंट नहीं लिख रहे हैं, बस एक नाम दे दे रहे हैं, ये FS है। FS क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। एक कंपोनेंट आपका ये होता है इसके परपेंडिकुलर, ये होता है N, इसको बोलते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, नॉर्मल फोर्स नाम देते हैं। इतनी बातें खैर आपको अभी समझनी थी, जो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन की ज़रा बात कर लेते हैं कि अगर हमसे कभी पूछ देता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको अपन फाई से डिनोट करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स is called, net contact force is called what, angle of friction, angle of friction। ये हो गया। ठीक है, ज़रा इसको आप समझिए कि ये क्या लिखा गया, आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये ज़रा एक बार देखिए।
चलिए, अगर ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई कि अच्छा ऐसा होता है क्या, तो थोड़ा आगे की अपन चर्चा करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो ये हम इरेज कर रहे हैं। अब ज़रा आगे देखिए, आगे हमको नोट एक लिखना है, इसी के बारे में नोट है, उसको ज़रा समझें। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन या अपन बोलते हैं फ्रिक्शन जो होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो ये फ्रिक्शन होता है, ये अगर बोला जाए तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस सरफेस इज इंडिपेंडेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन दिस एंड दिस सरफेस। ये बात समझ में आई, एक बात हो गई। अगर हम बात करें कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा एक्शन रिएक्शन फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड हम बोलेंगे कि जो फ्रिक्शन होता है हमेशा एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, हमेशा एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। ज़रा इसको भी आप समझिए। तो हमने ये बोला कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये जो होता है फ्रिक्शन फोर्स, ये जो कांटेक्ट है ना, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ज़रा इस चीज़ को अभी कुछ देर बाद समझेंगे। और ये हमेशा फ्रिक्शन फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि ये तभी लगता है जब आपका दोनों लगे, एक्शन भी हो और रिएक्शन भी हो, तभी जाके ये लगता है। यानी कि दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़रा आगे समझते हैं इसकी बातों को। अगर मान लीजिए कि कभी आपको Fs गिवन है और N गिवन है, आपसे Fc पूछ दे, ठीक है, मतलब नेट कांटेक्ट फोर्स पूछ दे, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आप इसको देखिए कुछ ऐसे, ये हो गया। अगर हम बात करें कि ये N है तो ये भी N होगा, अगर ये N है तो ये N होगा। आपको ये Fs दिया है, ये नहीं दिया है, ये आपको Fs दिया है, तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें Fc चाहिए तो हम बोलेंगे Fc का स्क्वायर इज इक्वल्स टू N का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है, प्लस Fs का स्क्वायर, ये बेस एक तरीके से, ये हो गया। तो अगर Fc की बात करें तो Fc इज इक्वल्स टू रूट में N स्क्वायर प्लस Fs का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये समझिएगा कि जो ये अगर अपने को नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स गिवन है तो नेट कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। बात पल्ले पड़ी। चलिए यहाँ पे आप ये क्या लिखे हैं, नॉर्मल फोर्स है, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। दो बातें समझ में आ गई। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं जो इसका सबसे मेन पोर्शन है, ज़रा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, एक नई बॉडी बनाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से हमें फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना होता है, ज़रा उस चीज़ को समझे। तो देखिए, मान लीजिए कि ये है, आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उससे मतलब नहीं। आप सपोज कर लीजिए कि आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स, ठीक है। इसकी बात करें तो ये जो सरफेस है ना, ये रफ सरफेस है। ये सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस है तो इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट गिवन होगा या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा। तो हम बात करते हैं म्यू, किसकी बात करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे, म्यू। इसकी बात करते हैं, इसको नाम दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, दोनों बोल सकते हैं। तो ये हुआ, ये बात समझ में आ गई कि जो सरफेस है उसका म्यू गिवन है। अब अगर आप इधर फोर्स लगा रहे हैं तो अब एक चीज़ और समझिएगा, अगर मान लीजिए इसका मास m है तो नीचे की तरफ हमेशा क्या लगता है, mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स n लगेगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स n लगेगा। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि n इज इक्वल्स टू mg, n इज इक्वल्स टू mg। ये होता है, आपने ये पीछे भी देखा है
कि ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो नॉर्मल फोर्स और mg आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसको बस F से नॉर्मल अभी डिनोट कर रहे हैं। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। F किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, ठीक है। अब अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू, और ये n है तो n रहेगा ही रहेगा। तो जो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स आया, इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, n क्या है, नॉर्मल फोर्स है, ये है, ठीक है। आप चाहें तो इस अगर पर्टिकुलर केस की बात करें तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू mg ये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया। तो F इक्वल्स टू नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा म्यू n सॉरी, नॉर्मली आप क्या ध्यान रखेंगे, म्यू इंटू n ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन, मतलब हम n की बात कर रहे हैं, n कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अलग अलग कंडीशन में, हम उसकी बात करेंगे कि अलग अलग कंडीशन में आप कैसे म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखेंगे। तो हम आपको कुछ फ़ोटो दिखाएंगे, मतलब कुछ डायग्राम इसके ऊपर दिखाएंगे, कुछ फ़ोटो होंगे, उन फ़ोटो को आप देखेंगे और बताएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर को आएगा और कितना आएगा, किधर को नहीं कितना आएगा, ये चीज़। चलिए हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट केस से पहले हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हमें ये देखना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट आपको नॉर्मली कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड आपका कुछ इस तरीके से गिवन है कि एक ब्लॉक आपका ये रहा, इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और है, वो ब्लॉक ये रहा, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, ये कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड आपका कुछ इस तरीके से दिया है, ये है, ये है, ये है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है ऐसे M मास का, ये रखा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब हमें यहाँ पे दो केस और हैं, उनको भी अपन समझेंगे, पहले इनको तो देखें। इसका मास जो है वो m गिवन है, इसका मास कितना गिवन है, m गिवन है। अब अगर इसके नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट किया जाए तो आप सबको पता है कि नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, n लगेगा। तो यहाँ से न बॉडी ऊपर जा रही है न नीचे जा रही है, इसीलिए n और mg दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब इसके लिए नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ये बात पल्ले पड़ी। आते हैं इसके ऊपर, इनका हम FBD बनाएंगे अलग अलग, FBD इनका बनाएंगे अलग अलग। पहले M1 के बारे में बात करते हैं। तो अगर M1 के बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसकी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा M1G ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस बॉडी के ऊपर की तरफ लगेगा एक नॉर्मल फोर्स जिसको बोल देंगे N1, क्या नाम दे देंगे, N1, ये भी हो गया। आते हैं अब M2 के लिए। आपको जितना समझना है अब यहीं पे समझिएगा, M2 को ही समझिएगा। ये M2 रहा। M2 की अगर बात करें तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे M2G, ठीक है। तो ये जो है वो इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है M2G, तो ये सरफेस इसके ऊपर भी ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी जिसको हम बोल देंगे N2, जिसको क्या नाम देंगे, N2 देंगे। ये फोटो अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो, अब जाके मेन चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो इन सरफेस के बीच की बात करें तो इसके ऊपर ये जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है M1G नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सरफेस जो है ऊपर की तरफ एक्शन और रिएक्शन से उतना ही फोर्स लगाएगी।
तो हम नॉर्मली नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, कि ये इस बॉडी के ऊपर देखिए, ये इस बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ कितना लगाइए नॉर्मल, mg को आप एक बार भूल जाइए, mg को एक बार भूल जाइए आप। ये देखिए कि ये इस बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगा रही है जिसको n1 बोलेंगे, ठीक है। तो बात यही है ना कि ये ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा है, तो अगर ये इसके ऊपर एक्शन लगा रहा है ऊपर की तरफ n1, तो ये भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, कितना n1, सेम अमाउंट में बाय एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इस बॉडी के ऊपर ये ऊपर की तरफ लगा रहा था n1, तो ये बॉडी इसके ऊपर नीचे की तरफ लगाएगी कितना n1, नीचे की तरफ कितना लगाएगी n1। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं ये, इसकी बात करें तो ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो n1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा m1g। ये हो गया। इसकी बात करते हैं, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, केवल n2, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है n2, तो यहाँ लिखेंगे n2 इज इक्वल्स टू, नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक n1 है दूसरा m2g है, तो यहाँ से लिखेंगे n1 प्लस m2g, ठीक है। अब आगे की बात करें तो n1 की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो n2 बराबर आ जाएगा m1g प्लस m2g, ये आ गया। तो n2 यानी कि इसके ऊपर जो लगने वाला नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई m1g प्लस m2g। देखिए बात यहाँ पे है कि ये चीज़ अपने को बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली, इसीलिए आपको अलग से बताया जा रहा है। यह हालांकि पीछे भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी नीड इसकी नहीं थी, ठीक है। तो इसको समझ में आ गई ये बात आपको। अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा एक बार और इस वीडियो को थोड़ा रोकिएगा और एक बार समझिएगा, फिर आगे मूव करिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप खुद देखिए, अगर ये मास इसका m है तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जिसको बोलेंगे mg। क्या बोलेंगे, mg। बाकी इसके कंपोनेंट करने आपको आते हैं। अब एक तो जाएगा ऐसे, दूसरा जाएगा आपका ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी आपको पता है कि थीटा ही होता है, तो ये कंपोनेंट फिर कितना होता है mg cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ कौन होता है cos थीटा। फिर इसके ऊपर क्या होता है, जिसके पास थीटा नहीं होता है वो sin थीटा होता है, तो ये आ जाएगा mg sin थीटा। ये हो गया। नॉर्मल फोर्स हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, तो ये आ जाएगा n, ठीक है। देखिए इसके अलावा किसी को रिप्रेजेंट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि देखिए हमें नॉर्मल चाहिए, तो क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नहीं, नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यानी कि n और mg cos थीटा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि इसमें जो नॉर्मल फोर्स आएगा, इसमें इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो mg cos थीटा के बराबर नॉर्मल फोर्स लगेगा। इतनी बात ठीक है। चलिए, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो थोड़ा दो एग्जाम्पल और है उसको भी आप देखिए, क्योंकि एक तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये भी बेहतर है, नॉर्मली सब बेहतर है, क्योंकि सब जानना अपने को ज़रूरी था, ठीक है। अगर ये वाला आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप अगर पीछे सारी वीडियोस अगर आपने देख रखी हो, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ जी, अब देखिए फोर्थ की अपन बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर आप ना ऐसे एक फोर्स लगाए रखे हैं जिसको दबाए रखे हैं जो F है, ठीक है। एक दीवार के थ्रू इसको आपने रोक रखा है। तो इसमें हमें जानना है कि नॉर्मल फोर्स किधर को होगा, नॉर्मल फोर्स किधर को होगा, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि अगर हम इस कॉपी को ऐसे दबा के रखें, ऐसे दबा के रखें, तो एक्शन और रिएक्शन का काम यहाँ पे होगा कि अगर हम इस कॉपी के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं
तो ये कॉपी भी हमारे हाथ के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ। तो हम ये बोलेंगे कि इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो ये मान लेते हैं कि ये लग रहा है अपना एक्शन। तो जो रिएक्शन होता है वो आप सबको पता है इसी के अपोजिट लगता है, ठीक है, और यही होगा आपका नॉर्मल। तो यहाँ पे देखेंगे तो N इज इक्वल्स टू आ जाएगा F, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए यही होगा। एक और केस देखते हैं यहाँ पे इसके बाद। हाँ जी, जो ये देखने वाले हैं ये भी काफ़ी बेहतर है, आपको जान के ये भी बड़ा अच्छा लगेगा। चलो कोई चीज़ तो सीखने को मिला। और स्यूडो फोर्स अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे एक्चुअल में स्यूडो फोर्स ही अपन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इस एग्जांपल की बात करें तो सपोज़ कर लीजिए कि ये आप अपना चलिए ट्रक ही मान लीजिए, ये ट्रक था, ठीक है, और यहाँ से आगे कोई चीज़ ऐसे है रखी गई है, इससे जुड़ी नहीं है, मतलब ट्रक इतना तेज़ मूव कर रहा है, इतना तेज़ ट्रक मूव कर रहा है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है कि इसको नीचे आने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो किस कारण से ये नीचे नहीं आ रहा है, किस कारण से नीचे नहीं आ रहा है, और फिर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा इसके ऊपर देखना है अपने को। मान लीजिए कि ये एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा था, कितने से, एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा था, इसका मास छोटा वाला m यानी स्मॉल m ले लीजिए। तो आप सबको पता है कि अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है इसके साथ अगर जुड़ा है तो इसका मतलब इसके ऊपर स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अगर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आ गया इसका मतलब स्यूडो फोर्स अप्लाई हो गया। तो अगर ये रुका है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? स्यूडो फोर्स लग रहा है। तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जो इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है वो उसका एक्सेलरेशन और मास, और ये हमेशा होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी कि आप बोलेंगे कि इसके तरफ इधर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लग रहा है तो इसको FP बोल देते हैं, और ये क्या होगा? M इंटू A होगा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये बॉडी भी इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगा रही होगी जिसको अपन नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि N और स्यूडो फोर्स आपस में बराबर होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो MA के बराबर होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने का तरीका था, और इसी तरीके से अपन निकालेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। ज़रा इसे आप एक बार देखिए। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो नॉर्मली फ्रिक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, लेकिन उनको दो तरीके से नहीं, हम उनको चार तरीके से देखेंगे, 4 या 5। तो 1 2 3 4 5 तरीक़ों से देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसी में अपन देखेंगे कि किसी के सब पार्ट होंगे, कुल मिला के 5 बनेगा। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आप ये बताइए कि फ्रिक्शन कितने तरीके का होता है, तो आप कहेंगे 2 तरीके का, ठीक है। तो अब वो दोनों तरीके कौन कौन से हैं अब हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले ज़रा समझिए, तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम देंगे? पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा होगा उसको हम ऐसे ही नाम देंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसको बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप इसको एक नाम दे सकते हैं, ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन। दरअसल आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको ये अलग से टॉपिक बताया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे समझ लेंगे
तो आपका टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात हो गई। एक और टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम मतलब इसी में एक और टाइप की बात करते हैं जिसको बोलते हैं डायनामिक, या फिर सबसे पहले अपन समझें इसको तो हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, या फिर इसी को नाम दिया जाएगा डायनामिक फ्रिक्शन। इसी को क्या नाम देंगे? डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, अगर डायनामिक फ्रिक्शन की बात करें तो डायनामिक फ्रिक्शन को ही दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा आपका होता है रोलिंग। मतलब यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जब कोई बॉडी स्लाइड करती है तो उसका नाम डायनामिक फ्रिक्शन होता है, या कोई बॉडी रोल करती है या रोल करते हुए आगे मूव करती है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन यूज़ होता है उसका भी नाम होता है डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का केस कब देखने को मिलता है। तो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट मिलता है उसको नॉर्मली म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हमको बोल दिया गया होगा। ठीक है, और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जो एफ एस होता है वो एफ एक्सटर्नल के बराबर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ये चीज़ है। तो आप ये चीज़ देखिए, कहने का मतलब है ना कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सटर्नल के बराबर हो, लेकिन हाँ एक तरीके से ये बोलते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन वो कैसे होगा उसको हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अब आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम बोलते हैं कि जो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन सब एक ही है। तो यहाँ पे आप एफ एस मैक्स बोलेंगे कि अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो उसी को नाम दिया जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसी को अपन बोल सकते हैं एफ एल। क्या बोलेंगे? एफ एल या लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये बोलेंगे। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले केस की अगर बात करें तो जो एफ एस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो ये बोलेंगे एफ एस, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है म्यू, तो ये आ जाएगा म्यू एन। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है वो म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। ठीक है, म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई। आते हैं इसमें रोलिंग वाला, जब हम केस पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम स्लाइडिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि देखो इसको जो डिनोट किया जाएगा, या यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आएगा उसको आप देखेंगे तो उसका नाम होगा म्यू के। क्या होगा? म्यू के, ये गिवन होगा। अगर म्यू के गिवन है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब वो काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एफ के, इसको एफ के लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। ठीक है, जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एफ के की वैल्यू जो आएगी वो म्यू के इंटू एन आएगा। वो क्या आएगा? म्यू के इंटू एन, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। ठीक है, हाँ, देखिए इसमें कोई हालांकि डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये बेहतर है। आप इसको एक बार समझना हो तो समझ सकते हैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, ज़रा उसको एक बार देखिए। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को म्यू एस से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसकी वैल्यू एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन होती है।
काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन की बात करें तो इसको दो तरीके से, स्लाइडिंग और रोलिंग, दो केस में इसको देखा जाता है। अगर हम बात करें डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन में तो इसको फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को म्यू के से डिनोट किया जाता है। यहाँ से जब देखते हैं तो एफ के इज इक्वल टू आता है म्यू के इंटू एन। ठीक है, इतनी बातें। अब आगे हम मूव करेंगे और हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। देखिए, हमारा टॉपिक जो है वो शुरू होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में हम बोलते हैं कि अगर दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन ना हो, दो बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन ना हो, रिलेटिव मोशन ना होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो न चलें या तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों के पास कोई स्पीड ही ना हो, मतलब दोनों एक साथ चलें। तो जब दोनों एक साथ चलेंगे तब भी रिलेटिव मोशन नहीं देखने को मिलेगा, या दोनों रुके हुए हैं बॉडी तब भी रिलेटिव मोशन उनके बीच, तब भी वहाँ पे रिलेटिव मोशन देखने को नहीं मिलेगा दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पे समझिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, अगर रिलेटिव मोशन ना हो तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। ठीक है, अगर इस केस को समझें तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि रेस्ट में है। तो यहाँ पे इनके बीच, जो इसके और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो Fs लगेगा, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे हम ये बोलें कि अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक दूसरी बॉडी है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये m1 है, ये m2 है, ये जो बॉडी है ये चल रही है v स्पीड से, ये भी चल रही है v स्पीड से। तो अगर इन दोनों के बीच में बात करें, जैसे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि एक, मान लीजिए कि किसी ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दो और एक ऑब्जर्वर को मान लो कि आप यहाँ बैठा दिए, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों मूव कर रहे होंगे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों एक साथ चल रहे होंगे। तो अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। क्यों नो रिलेटिव मोशन? क्योंकि इसको देखने में लग रहा है कि दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, तो दोनों एक ही साथ चलने का मतलब ये रेस्ट पे नज़र आएगा। ये ट्रेन की कंडीशन है, आप ट्रेन के अंदर हैं, किसी दूसरे इंसान को देखते हैं, वो भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए हैं, तो दोनों के दोनों किस में नज़र आते हैं? आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों रेस्ट में हैं, मतलब उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों इंसान के बीच। तो वहाँ पे इसका मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी सी बात थी। अब आते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो समझिए यहाँ पे कि अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू की, तो मान लीजिए कि आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये F एक्सटर्नल है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, मास m है, ऊपर की तरफ आपको पता है n लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा mg। आगे की बात कर रहे हैं, आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन ये चल नहीं रहा है, ये रेस्ट में है। किस में? रेस्ट में। तो एक बात आगे आप समझिएगा, ठीक है, हमने देखा था FL यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हम ये बात करें कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, मान लीजिए कि हम यहाँ से निकाले n और n निकालने के बाद लिखे mg, n इक्वल्स टू mg वैसे भी होगा। हम बात किए f की और हम बात करें fs मैक्स की। fs मैक्स जो होगा वो FL के बराबर होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू fs मैक्स के बराबर होती है, हमने अभी देखा।
तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम, ये ज़रा समझिएगा बात को, हम इस टाइम बात कर रहे हैं ये कि अगर हम लिमिटिंग की बात करें तो उसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एफ एल की वैल्यू ज़्यादा हो गई एक्सटर्नल फोर्स से। कहने का मतलब क्या है कि आप मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो कम, बहुत ही कम, तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू की, मान लीजिए कि इसकी जो इसकी वैल्यू है वो 10 न्यूटन के बराबर है, लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए 7 न्यूटन। तो बात है कि जो ये क्या है, ये क्या है, एफ एल है, मतलब मैक्सिमम इतना लग सकता है ये है। लेकिन आप अप्लाई कितना कर रहे हैं, मतलब एफ एक्सटर्नल कितना है, 7 न्यूटन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एफ एल और एफ एक्सटर्नल है उसमें एफ एल की वैल्यू ज़्यादा है, एफ एल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। अब आप ना ध्यान से समझिएगा बात को, क्योंकि यहीं पे जो चीज़ समझनी थी आपको समझना पड़ेगा कि अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एफ एल के बराबर, एफ एल से कम आ जाए, एफ एल से कम आ जाए, तो जो एफ एस की वैल्यू होती है, सॉरी, जो एफ एस की वैल्यू होती है वो फिर एफ एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, एफ एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको समझने के लिए अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, लेकिन क्वेश्चन उठाने से पहले एक बात और आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना अप्लाई करें, तो अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना अप्लाई करें तो क्या फिर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा? तो देखिए सारी की सारी डिपेंडेंसी पहले इसके ऊपर होती है कि अगर ये अप्लाई करोगे तो ये मतलब कि जो एफ एस है ये आएगा, अगर ये अप्लाई ही नहीं करोगे तो एफ एस भी नहीं आएगा। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो एफ एस की वैल्यू है, जो एफ एस की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है। कैसे? अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स ही ना अप्लाई करें तो जो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एस, ये एफ एस वो लगेगा ही नहीं, वो लगेगा ही नहीं। अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो एफ एस भी नहीं लगेगा। तो नहीं लगने का क्या मतलब है कि 0 के बराबर। तो जो एफ एस की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकती है और ये मैक्सिमम जा सकती है आपका म्यू एस इंटू एन के। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है वो 0 से म्यू एस इंटू एन से बड़ी, से छोटी या इसके बराबर हो सकती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू हो सकती है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो अपने को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ताकि आपको ये स्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से आ जाए। ठीक है, एक बार और ज़रा समझिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कि जो एफ एस है और जो एफ एल है, यहाँ तक आते हैं कि अगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ एक्सटर्नल वो अगर एफ एल से कम है, एफ एल से कम होने का मतलब इसका क्या है, म्यू एस इंटू एन ये है। तो इससे अगर कम है तो जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है और जो आपका एफ एस है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका, वो फिर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल के बराबर। मतलब अगर ये कम तो ये अपनी वैल्यू तुरंत कम कर लेगा। ठीक है, ये अगर कम करेगा तो ये भी कम कर लेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर एफ एल की वैल्यू मान लो 10 न्यूटन हुई, मान लो, ठीक है, लेकिन हम एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं 4 न्यूटन, तो जो एफ एस की वैल्यू है, जो एफ एस की वैल्यू है ये तुरंत घट के 4 न्यूटन आ जाएगी। भले इसको यहाँ तक जा सकता था,
जो एफएस है वो 10 न्यूटन तक जा सकता था, लेकिन आप अगर एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एफएस की जो वैल्यू है, मतलब अगर ये एफ एक्सटर्नल है तो जो एफएस है ये तुरंत अपनी वैल्यू बटा के क्या कर लेगा, 4 कर लेगा। तो 10 से ये क्या कर लिया, 4, क्योंकि आपने 4 अप्लाई किया। लेकिन अब यहीं पे चलिए एफ एक्सटर्नल और एफएस को समझ लेते हैं। यहीं पे अगर आप 5 न्यूटन अप्लाई करें, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें तो एफएस मैक्सिमम कितना जा सकता है, 10। लेकिन ये 10 नहीं जाएगा, ये कहेगा कि चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये भी अपनी वैल्यू घटा के कितना कर लेगा, 5। अगर मान लो कि आप अप्लाई करो यहाँ पे 7 न्यूटन, तो जो एफएस है ना वो अपनी वैल्यू घटा के क्या कर लेगा, 7 न्यूटन। 10 जा सकता है लेकिन कितना चला जाएगा, 7। यहीं पे आप 9 करिए। अगर आप करेंगे 9 न्यूटन, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया 9 न्यूटन, लेकिन एफएस मैक्सिमम कितना जा सकता था, 10 जा सकता था। लेकिन वो 10 न जाके वो क्या आप करेगा, 9 भी करेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया 9.999 ऐसे अप्लाई कर लिया, तो जो एफएस है वो भी अभी इतना ही जाएगा। ठीक है, ये जस्ट चलने की कंडीशन हो गई, तो ये भी इतना ही जाएगा। लेकिन अगर आप तुरंत यहाँ पे 11 न्यूटन मान लीजिए कि अप्लाई कर दें, कितना कर दें अप्लाई, 11 नहीं आप 10 कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप 10 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो ये अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा और ये भी 10 न्यूटन तुरंत अप्लाई कर देगा। तो जो फ्रिक्शन आएगा वो 10 न्यूटन आएगा। लेकिन अब बात आती है कि जो एफ एक्सटर्नल, इसको ज़रा इरेज कर रहे हैं, ठीक है। जो एफ एक्सटर्नल है, मान लो आप 11 न्यूटन अप्लाई कर दिए, तो जो एफ एस होगा ना वो मैक्सिमम कितना जा सकता था, एफ एस मैक्सिमम 10 जा सकता था। ठीक है। लेकिन अब आपने जब 11 अप्लाई कर दिया तो ये अब मैक्सिमम ही लगेगा, यानी 10 न्यूटन लगेगा, 11 नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है 11 जाने की। 11 क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम पे है। उसी तरीके से आप अगर 15 न्यूटन अप्लाई कर दें तब भी एफ एस कितना लगेगा, 10 न्यूटन। अगर आप यहीं पे 20 न्यूटन अप्लाई कर दें तो भी फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन। ठीक है। अगर यहाँ पे आप 500 न्यूटन अप्लाई कर दें तब भी ये फ्रिक्शनल फोर्स 10 ही न्यूटन लगेगा। बात कुछ समझ में आ रही है कि ये मैक्सिमम के बाद जाके ये रुक जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। तो हम इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। बात कुछ पल्ले पड़ रही है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो इसी पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चन और आप देखिए, ताकि ये आपका पूरी तरह क्लियर हो जाए, मतलब इसमें आपको फिर डाउट ना रह जाए। चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये 5 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है। यहाँ पे आप कोई एफ एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे गिवन है कि म्यू एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ये आपको गिवन है 0.2। ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि ये बॉडी एक्सेलरेट कब करेगी। ठीक है, एक तो ये बोल रहा है। दूसरी चीज़ आपसे पूछ रहा है, मतलब पहली चीज़ पूछेगा आपसे एफ एस, कि एफ एस बताइए कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एफ एक्सटर्नल, हमें देखना होगा एफ एस और हमें एक्सेलरेशन देखना होगा। ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि हम 2 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 5 न्यूटन उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं, फिर 8 न्यूटन कर रहे हैं, फिर 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़। ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं
कि Fs की वैल्यू क्या हो सकती है अगर ये कंडीशन गिवन हो तो सबसे पहले तो हम इसके पास जाएंगे, ठीक है, हम लिमिटिंग देखेंगे। तो इसका आप FBD सबसे पहले बनाओ, ये रहा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, n लगेगा। नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ आपका लगेगा mg, ये लगेगा। आगे की तरफ क्या लगेगा आपका, तो आगे की तरफ आपका लग रहा है F एक्सटर्नल। अब ध्यान से समझिएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, वो अपोजिट होती है हमेशा। जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या जिधर आप ब्लॉक को मूव कराना चाहते हैं, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है जिसे आप इधर को मूव कराना चाहते हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर को, तो जो फ्रिक्शन होगा ना, वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की फिर इसके ऊपर जो डायरेक्शन होंगी, आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा, मतलब ये लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स यानी Fs, ठीक है। क्योंकि ये म्यूवस दिया है तो ये Fs लगेगा। अब आगे की बात करते हैं। ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो यह आ जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। n से n काटना नहीं है, नॉर्मल फोर्स है। अब हम देखना चाहते हैं Fs की वैल्यू। तो Fs की वैल्यू क्या होगी, ये लिमिटिंग हम कर देते हैं। आप ऐसा कर दीजिए कि ये जो आपका Fs है वो मैक्सिमम, या इसी को बोलेंगे Fl इज इक्वल्स टू आएगा म्यू s इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 0.2 इंटू एन की वैल्यू 50, तो ये 50 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 न्यूटन के बराबर। तो जो Fs है वो कितना है 10 न्यूटन, और जो Fs है वो क्या है Fl के बराबर है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। तो कहने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो 10 न्यूटन लग सकता है, ठीक है। अब बात आ रही है, इसमें एक चीज़ हम जानते हैं कि यह सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। तो अगर आप बाहर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब यहाँ 2 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो जो Fs की वैल्यू होगी वो क्या कभी 10 होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि अगर F एक्सटर्नल आप 2 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो Fs भी कितना होगा 2 न्यूटन ही होगा। अब आप खुद देखिए कि 2 न्यूटन ये 2 न्यूटन ये कभी एक्सेलरेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये होता है A इक्वल्स टू F नेट अपॉन M, ये होता है। तो F नेट की वैल्यू क्या हो गई 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा 0, क्योंकि देखो ये जितना है उतना ये भी है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी 10 नहीं अभी 2 ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे अप्लाई कर दें 5 न्यूटन, तो यहाँ पे जब आप 5 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम जा कितना सकता है 10 न्यूटन। तो क्या 10 होगा Fs की वैल्यू, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 5 लग रहा है तो ये भी कितना होगा 5 न्यूटन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक। अगर 8 न्यूटन की बात करते हैं, तो अगर हम बाहर से 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये 8 न्यूटन, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पीछे की तरफ कितना लग सकता है 10 न्यूटन, लेकिन हम 8 लगा रहे हैं तो ये भी क्या होगा 8 न्यूटन ही लगेगा, सेल्फ एडजस्टिंग बिहेवियर के कारण। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। अगर अब हम 10 न्यूटन अप्लाई कर दें, मतलब ये फोर्स जो है वो 10 न्यूटन लगा दें, तो अब आप खुद बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो ये अब अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा 10 न्यूटन। अगर ये 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन, तो ये जस्ट मूविंग कंडीशन है, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो आया है 10 न्यूटन, ये क्रिटिकल कंडीशन को शो कर रहा है। क्या, क्रिटिकल कंडीशन को शो कर रहा है। अब मान लीजिए क्रिटिकल ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि अगर देखिए अभी की बात करें तो ये बॉडी रेस्ट पे ही है, एकदम मैक्सिमम है, लास्ट है। अगर थोड़ा सा भी आपने फोर्स बढ़ा दिया ना, ये तुरंत चलना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसके बाद अगर 0.00001 अगर न्यूटन भी फोर्स अप्लाई कर देंगे ना, तब भी यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यानी Fs की वैल्यू
वो 10 न्यूटन ही होगी, कभी इतना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने मैक्सिमम पे है। मैक्सिमम कितना है? 10 न्यूटन। इस टाइम एक्सेलरेशन होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, इस टाइम एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो खैर अपने को अभी ये नहीं देखना था, अपने को बस ये देखना था, ये ध्यान रखिएगा क्रिटिकल वाला, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन और ये लास्ट है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? क्रिटिकल कंडीशन। बात पल्ले पड़ रही है? तो आज के लेक्चर में खैर हम इतना ही अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। और ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, ये एक छोटा टॉपिक है। हमको लगता है 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कल आपको हम, ये तो काइनेटिक था, सॉरी स्टैटिक था, कल आपको हम डायनामिक करा देंगे या काइनेटिक करा देंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करा देंगे। लगभग ये क्वेश्चन, ये चैप्टर निपट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर करने के लिए। तो थैंक यू।